नमस्कार साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे घरेलू हिंसा और दहेज संबंधी अधिनियम जो हमारे भारत देश में है उसका जो दुरुपयोग हो रहा है उससे आप किस तरीके से बच सकते हैं। अगर आपके खिलाफ 498A और 3/4 दहेज प्रतिशत अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया है तो आपको क्या करना चाहिए और आप किस तरीके से कोर्ट में अपना बचाव कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपके खिलाफ 498A और 3/4 का दहेज प्रतिशत अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया है तो सबसे पहले आपको, अगर ऐसा अंदेशा है कि पुलिस आपकी गिरफ्तारी कर सकती है, तो आपको कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दे देना चाहिए। हमने देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि कोर्ट इस तरह के मामलों में अग्रिम जमानत ग्रांट कर दिया करती है। अब साथियों, एक बार आपको अग्रिम जमानत मिलने के बाद ही आप फिर यहाँ पे जब आपका कोर्ट में चार्जशीट पेश होगा, फिर आप किस किस तरीके से कौन बचने का कौन कौन से उपाय ले सकते हैं और इसको किस तरीके से झूठा साबित कर सकते हैं अगर वास्तव में झूठा है तो। अब इसके अलावा साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि 498A का क्या बताया गया है हमारे कानून में कि किस कंडीशन में 498A दर्ज किया जा सकता है। इसकी जो परिभाषा बताई गई है साथियों, कि जहां भी किसी स्त्री के प्रति उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा उस स्त्री से कोई क्रूरता की जा रही है, वहां पे ये माना जाएगा कि वो 498A के अंदर दोषी होगा, उसको 3 साल तक की सजा और जुर्माने के साथ दंडित किया जा सकेगा। हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है क्रूरता। क्रूरता का स्पष्टीकरण ये है, क्रूरता कब मानी जाएगी कि क्रूरता उस स्त्री के साथ हो रही है। अब हमने कई बार देखा है कि मान लीजिए कि आपकी हल्की नोकझोंक हुई पत्नी के साथ, उस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि ये क्रूरता की श्रेणी में नहीं आएगा। क्रूरता को जो परिभाषित किया गया है कि क्रूरता तब मानी जाएगी जब पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी को इस तरीके से, स्त्री को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है कि उसके मन में आत्महत्या का विचार है, वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो, या फिर उसके शरीर को लेके, उसके स्वास्थ्य को लेके, उसके जीवन को लेके कोई खतरा की संभावना हो, वहाँ पे वो क्रूरता मानी जाएगी। जो उसकी जो दूसरा जो स्पष्टीकरण बताया गया क्रूरता को लेके, कि जहाँ पे उसके पति या रिश्तेदारों द्वारा उससे कुछ इस तरीके से मांग की जा रही है, किसी सामान को, किसी भी चीज़ को लेकर के, जो कि वो उसको प्रेरित कर रहे हैं कि अपने घर वालों से या फिर अपने रिश्तेदारों से, अपने मायके वालों से उस सामान को लेकर आए, उस चीज़ को लेकर के उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। वहाँ पे साथियों क्रूरता आप कह सकते हैं कि उस स्त्री के साथ क्रूरता हुई है। अब इसके अलावा जो दूसरा एक्ट पुलिस द्वारा लगाया जाता है वो है धारा 3 दहेज प्रतिशत अधिनियम और धारा 4 दहेज प्रतिशत अधिनियम। धारा 3 में बताया गया है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही दंडनीय है, दोनों ही अपराध की श्रेणी में होता है। दहेज लेना और देने की कंडीशन में 5 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माना साथियों यहाँ पे वही हो सकता है जितना कि आप दहेज की डिमांड कर रहे हैं या फिर दहेज किसी से ले रहे हैं। इसके अलावा जो 4 है, धारा 4 है दहेज प्रतिशत अधिनियम के अंतर्गत, उसके अंदर यह है कि किसी से दहेज की मांग करना, जिसके अंतर्गत वो भी एक दंडनीय अपराध है और 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। तो साथियों, हमने देखा है कि जब भी किसी महिला के द्वारा, किसी स्त्री के द्वारा पुलिस के पास क्रूरता और दहेज संबंधी कोई शिकायत की जाती है, पुलिस वहाँ पे 498A और 3/4 दहेज प्रतिशत अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब साथियों, हम देखते हैं कि किस तरीके से आप इसमें अपना बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने जो आपको बताया है कि जो क्रूरता की, हमने आपको बताया कि जो क्रूरता कब माना जाएगा, हमने आपको परिभाषा बताई। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। इस जजमेंट में आप देखेंगे कि ये है सरला प्रभाकर विरुद्ध महाराष्ट्र, ये 1990 का जजमेंट है। इसमें से बताया गया कि यह प्रमाणित होना चाहिए कि पति के प्रति की गई क्रूरता या प्रताड़ना, पत्नी के प्रति की गई क्रूरता या प्रताड़ना इस प्रकार है कि उसे गंभीर शारीरिक क्षति या खतरा कर सके तथा आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सके, या फिर क्रूरता दहेज की मांग की पूर्ति के लिए की गई हो, वहां पे इसे क्रूरता की श्रेणी में माना जाएगा। अब साथियों, हम देखते हैं कि किस किस तरीके से आप अगर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया तो आप अपना डिफेंस कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो साथियों ये है कि दहेज की मांग को लेकर के अक्सर हमने देखा है कि जब कोई भी महिला पुलिस के पास जाती है एफआईआर दर्ज कराने, तो वो लिखवा देती है कि मुझसे 5 लाख की डिमांड की गई है। अब उसके बाद जब महिला कोर्ट में जाती है तो बोलती है कि 5 लाख की डिमांड की गई है। तो आप जब भी आप जो सामने वाला जो गवाह है, जब उसका क्रॉस एग्जामिन करें, तो आप दहेज के अमाउंट को लेकर के जरूर पूछें, क्योंकि
कई बार दहेज की मांग की नहीं जाती है, तो जो स्त्री है उसके माता पिता भाई को अमूमन इसमें गवाह बनाया जाता है। तो आप दहेज की मांग को लेकर के उससे ज़रूर पूछें कि दहेज की मांग कितनी की गई है, क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें विरोधाभास होता है कि स्त्री बोल रही है जो पीड़ित है कि 5 लाख की दहेज की मांग की गई है, उसकी जो माता पिता बोल रहे हैं 1 लाख की दहेज की मांग की गई है, या फिर उसका जो भाई है या फिर और रिश्तेदार वो ऐसा बोल रहे हैं कि दहेज को लेकर के मांग प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, उसको किसी दूसरे वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस तरह से दहेज के मामले को लेकर के उसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है। अब साथियों, जो दूसरा जो आपको जो रीजन जो पता करना चाहिए, जिसमें आप विरोधाभास, जिसमें आप कॉन्ट्रडिक्शन कर सकते हैं, वो है कि जैसे इसमें शिकायत की जाती है, स्त्री के द्वारा बोला जाता है कि मेरे साथ मारपीट की गई है, लेकिन उसके द्वारा ये नहीं बताया जाता कि मारपीट कब की गई है, कितने समय की गई है, कितने दिनांक को की गई है, और उस मारपीट का क्या परिणाम रहा। मीन्स कि उसके बाद उसको चोट आई, या फिर उसको कहीं पे तकलीफ हुई, या फिर कोई अंदरूनी चोट आई, या फिर कहीं पे कुछ ऐसा हुआ कि उसको मेडिकल कराना पड़ा, या फिर अस्पताल जाना पड़ा डॉक्टर। इस तरीके से आप मारपीट वाले शब्द को लेकर के, अगर जो मारपीट अगर वहाँ पर यूज़ किया तो उसको लेकर के आप सवाल ज़रूर पूछें, क्योंकि वहाँ पे विरोधाभास ज़रूर होता है। क्योंकि कई बार होता है कि पत्नी बोलती है, कि स्त्री बोलती है कि नहीं मेरे साथ मारपीट की गई है, मुझे मारा पीटा गया है, और वो आगे बोलती है हाँ हमने इस बात की चर्चा की अपने घर में, लेकिन जब उसके माता पिता से बयान लिया जाता है तो माता पिता ऐसा बोलते हैं नहीं उससे मारपीट की जानकारी नहीं है, उसके साथ मारपीट की नहीं की गई है, उसको केवल परेशान किया जा रहा है। तो इस तरीके से वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। तो साथ ही जो दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि मारपीट को लेकर के आप ज़रूर वहाँ पे क्रॉस एग्जामिन करें कि मारपीट किस तरीके से की गई है। अब इसके बाद जो तीसरा साथियों जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अक्सर हमने देखा है कि 498A और 3/4 दहेज प्रतिशत अधिनियम के जो केस हैं वो उसमें आरोपी को दोषमुक्त कर दिया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जब भी स्त्री को परेशान किया जाता है वो जाके मायके में रहने लग जाती है, और मायके में रहने के दौरान लगभग शिकायत कई बार 5 महीने, 1 साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद की जाती है। तो उस कंडीशन में जहाँ भी ऐसा हो रहा है कि पत्नी मायके में 1 साल से निवास कर रही है, 2 साल से निवास कर रही है, उसके बाद उसके द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, तो यहाँ पे अगर आपका झूठा केस है तो जो आरोपी के जो बचने के चांस है वो और भी ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अगर उसके साथ वास्तव में मारपीट की गई है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके साथ क्रूरता की जा रही है, तो कोर्ट ये उम्मीद करती है कि वो तुरंत ही जाके उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर कराएगी और शिकायत कराएगी। लेकिन जहाँ पे 1 साल या 2 साल का गैप रहता है, वहाँ पे यहाँ पे जो मामला है वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कोर्ट के नज़र में शक के हिसाब से देखा जाने लगा कि नहीं यहाँ पे कुछ डाउट है, संदेहास्पद है, इसलिए मुकदमा 1 साल 2 साल बाद दर्ज कराया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है। ये जजमेंट है कल्लू खान एवं अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश के नाम से है, और जिसमें ये बताया गया है कि विवाह के ठीक पश्चात फरियादिया के साथ दहेज को लेकर प्रताड़ना और क्रूरता के संबंध में एक लंबे समय तक फरियादिया के द्वारा शिकायत न करने तथा एक लंबे समय तक चुप रहने का स्पष्टीकरण न होने से धारा 498A भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। तो साथियों, आप इस जजमेंट का हवाला ले सकते हैं इसके लिए कि नहीं, उस महिला ने काफ़ी लंबे समय बाद एफआईआर दर्ज करवाई है। हालांकि मैं कानूनी अधिकार की बात जहाँ तक बताऊँ तो महिला के पास 3 साल तक का टाइम रहता है इस तरह के मामलों में मुकदमा दर्ज कराने का, एफआईआर दर्ज कराने का। आप साथियों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं पहले दिन से ही दहेज मांगा गया। जब स्त्री शिकायत करती है कोई बोलती है कि पहले दिन से ही दहेज मांगा गया, लेकिन जब उसके माता पिता से बात की जाती है, उनसे गवाही वगैरह पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि नहीं दहेज को लेकर 1 साल बाद मांगा, उनसे दहेज की डिमांड की गई, 2 साल बाद दहेज की डिमांड की गई। उनकी बहन से पूछा जाता है तो बोलते हैं कि 1 साल 2 साल बाद 3 साल बाद दहेज की डिमांड की गई। इस तरीके से दहेज की मांग को लेकर के सवाल जरूर पूछें कि दहेज की मांग कब से शुरू की गई, क्या शादी के तुरंत बाद ही शुरू की गई थी या फिर शादी के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद शुरू की गई थी। तो इस तरह से साथियों ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आप बचाव के रूप में, डिफेंस के रूप में कोर्ट में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा एक पॉइंट मैं आपसे और बता दूं कि अगर मान लीजिए कि स्त्री के द्वारा अपने भैया, भाभी, ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और ये लोग लंबे समय तक घर में, ससुराल में रह ही नहीं रहे, मान लीजिए कहीं दूसरी जगह पर रह रहे हैं, तो इस आधार पे वो अगर ननद हैं या फिर उनके भैया भाभी हैं या फिर जो देवर हैं, जिनके रिश्तेदार हैं, अगर वो ससुराल में नहीं रह रहे हैं, मतलब कह सकते हैं जो पत्नी के ससुराल में नहीं रह रहे हैं, जो पति के रिश्तेदार हैं, तो वो इस आधार पे एफआईआर को रद्द भी करा सकते हैं। लेकिन जो एफआईआर रद्द होगी केवल उन्हीं लोगों के लिए होगी जो कि
वहाँ पे उस जगह पे जो घटना स्थल है, जो जो घर है जहाँ पे पत्नी शिकायत कर रही, स्त्री शिकायत कर रही, वहाँ पर नहीं रह रहे हैं। उसी कंडीशन में वो हाई कोर्ट में हमने देखा है ढेर सारे मुकदमे इस तरह के हैं जहाँ पे ननद के द्वारा या फिर भैया भाभी या फिर देवर के द्वारा 482 के अंतर्गत हाई कोर्ट से से इस FIR को क्वैश करा लिया गया है और ये जो केस है वो खत्म कर दिया गया। लेकिन जो पति हैं और जिनके सास ससुर हैं उनको ट्रायल फेस करना पड़ता है क्योंकि वो वहाँ पे रह रहे होते हैं। मुझे उम्मीद है आपके कुछ सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। जिन सवालों का जवाब आपको नहीं मिला है उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे सवाल पूछ सकते हैं। आपके साथ ही इसके अलावा और भी किसी कानून से संबंधित अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप मुझसे कोई चर्चा करना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप और किस बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद साथियों।